तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो बढ़ता है, क्योंकि जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं, वो गैस में चले जाते हैं, गैस फेस में चले जाते हैं, वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, और जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर लिक्विड का आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और जिस लिक्विड का बेटा बॉइलिंग पॉइंट लो है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसके अंदर भी यही है जो चार्ट है अपने बुक में बना हुआ है। अब इसके अंदर देखो, एक तो है डाई इथाइल ईथर, देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 34, बेटा 34.6 है बॉइलिंग पॉइंट इसका। इसका देखो वेपर प्रेशर बहुत हाई है, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर तकरीबन 200 है बेटा। इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर कितना है, 200 टार है। और वहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इथाइल अल्कोहल का ये है तकरीबन, इतना कोई ज्यादा नहीं है, वाटर का तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। अगर हम 40 पे तजिया करें तो 40 पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है बेटा, वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, ये वाटर का वेपर प्रेशर है, और ये अल्कोहल का वेपर प्रेशर है। अब जबकि देखें जो ईथर है वो तो बॉयल हो गया 40 से पहले ही। अगर 36 पे कंपेयर करें तो 36 पे तकरीबन जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा या इसकी ये वैल्यू होगी, अल्कोहल की ये वैल्यू होगी, और जबकि देखो ईथर की यहां तक पहुंच गया वेपर प्रेशर 760 हो गया। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे, लास्ट ईयर भी इस तरह क्वेश्चन था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, जो पंजाब की बुक में गिवन है। जितने भी लिक्विड, ये जो अभी टॉपिक ये आया हो इसके साथ, मतलब उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जितने भी लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अंदर ग्राफ तो आगे बना हुआ है इसका, ठीक है, मगर कुछ पॉइंट्स कल मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, अब आते हैं वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक है। ठीक है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हम हीट देते हैं, देखो किसी भी लिक्विड को हम हीट देंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इसका मतलब है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो वेपर प्रेशर है बेटा, देखो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन वीक हो जाती है। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वेपर प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अट्रैक्शन की। टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन वीक होती है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं एस्केप हो जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, वेपर फेस में चले जाएंगे। और एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाएगा। देखो बेटा, लिक्विड का वेपर प्रेशर जब आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट।
देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी यही है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर। मैंने एक ही टर्म लिख दिया आउटसाइड प्रेशर, मगर उसको आप सराउंडिंग प्रेशर भी कह सकते हैं, आउटसाइड प्रेशर भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर आउटसाइड प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बेटा आउटसाइड प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो इसके अंदर एग्जांपल दी गई है, अगर बाहर का प्रेशर 760 है, अगर बाहर का प्रेशर 760 है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, अगर बाहर का प्रेशर शायद 750 सॉरी जो अगर बाहर का प्रेशर जो है 634 है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 95 हो जाएगा। अगर बाहर का प्रेशर 634 है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बाहर का प्रेशर 23.7 है, 23.7 टार है तो बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाहर के प्रेशर से रिलेटेड है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड किससे है, बाहर के प्रेशर से रिलेटेड है। जितना आउटसाइड प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड प्रेशर के। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आउटसाइड प्रेशर के। ठीक है, अगर आउटसाइड प्रेशर 760 है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। अगर बाहर का प्रेशर जो इसकी दूसरी वैल्यू दी है 23.7 है मिलीमीटर तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहर का प्रेशर 17 टार है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर बाहर का प्रेशर 13 टार है तो बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड है बाहर के प्रेशर से, जितना बाहर का प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इतना कम हो जाएगा। अब उसके बाद है फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रेशर, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बाहर के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बाहर के प्रेशर को डिक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा ये इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पे, किसका, प्रेशर का। अच्छा, तो माउंटेन्स रीजन पे बाहर का प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और खाना पकाने में ज्यादा देर लगती है लो बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से, और वहां प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो ये कहता है फूड कैन बी कुक इजीली इन द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है, कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है हाई बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि वो क्लोज कंटेनर है और जो वेपर से एस्केप नहीं हो सकती। बेटा जो प्रेशर कुकर है क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर वेपर्स एस्केप नहीं हो पाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। प्रेशर कुकर हेल्प इन कुकिंग फूड क्विकली। प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी खाना बन जाता है हाई बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब है कि जितना बाहर का प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 2026 मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
ये दिया गया वैल्यू दी गई है कि अगर बाहर का प्रेशर 2000, बेटा अगर कह रहा है बाहर का प्रेशर कितना 2026 एटमॉस्फेयर हो, तो लाजिम बात है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा 100 तो नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा, और इसकी वैल्यू है 130, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर बढ़ गया है। अगर बाहर के प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर, तो ये था इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का बढ़ जाना, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो माउंटेन्स रीजन पे, मतलब माउंट एवरेस्ट है, वहां पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि वहां बाहर का प्रेशर कम है, वहां बाहर का प्रेशर 760 से कम है, ठीक है। या मरी की जो हिल्स हैं वहां पानी का बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि वहां का आउटसाइड प्रेशर कम है, 760 से कम होता है। इसका मतलब है जो माउंटेन्स रीजन है, जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से लेस होता है, 100 से कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहां आउटसाइड प्रेशर कम है और वहां खाना पकाने में ज्यादा देर लगती है। अगर ओपन कंटेनर के अंदर खाना पकाएंगे तो ज्यादा देर लगेगी लो बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से। और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, जो अपने सिंध के सिलेबस में भी पढ़ा था, इसके अंदर भी है कि ग्लिसरीन, जो ग्लिसरीन है बॉयल होता है 290 पे, बेटा ग्लिसरीन बॉयल किस पे होता है 290 पे, जब बाहर का प्रेशर 760 हो, मतलब ये ग्लिसरीन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज हो जाती है। ग्लिसरीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाती है डिकम्पोज। जब उसको हम हीट देंगे रिड्यूस प्रेशर पे, बेटा उसको हीट देंगे रिड्यूस प्रेशर पे 50 टार पे, अगर बाहर का प्रेशर को कम करके 50 टार कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 210 हो जाता है, और 210 पर ये डिकम्पोज नहीं होती। तो ऐसे लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, बेटा ऐसे लिक्विड जो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, जो उनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रहता है, जब बाहर का प्रेशर 760 हो, उस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको हम डिस्टिल करते हैं लो प्रेशर पे, प्रेशर को कम करने से बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज नहीं होते। तो ये इसके अंदर एग्जांपल दी गई है, कहता है लिक्विड्स व्हिच डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, कैन बी ऑब्टेन इन द प्योर फॉर्म, इनको प्योर फॉर्म में हासिल करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस करके, बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, प्रेशर को कम किया जाता है। ग्लिसरीन बॉयल है 290, ग्लिसरीन बॉयल होता है 290 पे, और जब बाहर का प्रेशर 760 हो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मगर ये डिकम्पोज हो जाता है इस टेम्परेचर पे, ठीक है। जब उसको हम डिस्टिल करेंगे 50 टार पे, जब उसको डिस्टिल करेंगे 50 टार पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 210 हो जाता है, और 210 पे वो डिकम्पोज नहीं होता। तो इस लिक्विड को डिकम्पोजिशन से बचाया भी जा सकता है। जो अपने रियल बॉइलिंग पॉइंट पर, जो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाए, जो लिक्विड अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको डिस्टिल किया जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन, लो प्रेशर पे, प्रेशर को कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बेटा ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं लिक्विड का अमाउंट, इसके अंदर बात नहीं लिखी हुई है, लिक्विड का अमाउंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करेगा। पानी है, सबको कहते हैं पानी का अमाउंट ज्यादा ले लें या कम ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट भी डिपेंड नहीं करता बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट भी डिपेंड नहीं करेगा बेटा। और लिक्विड की प्योरिटी का चेक भी बॉइलिंग पॉइंट से किया जाता है। अगर किसी लिक्विड को चेक करना है तो उसकी प्योरिटी चेक करना है, वो प्योर लिक्विड है या नहीं है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम करें। अगर वो एग्जैक्ट टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है तो उसका मतलब प्योर है। अगर उसके अंदर इंप्यूरिटीज होंगी तो इंप्यूरिटीज बॉइलिंग पॉइंट को बेटा चेंज कर देती हैं। अगर उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व किए गए हैं तो वो क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देंगे। जैसे समुद्र का पानी होता है, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉर्मल आम साफ पानी से, प्योर वाटर से, डिस्टिल वाटर से। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट। अगर पूछा जाए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब बाहर का प्रेशर क्या हो 760 हो। देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, जो बाहर का प्रेशर होता है वो कितना होता है 760 होता है, ठीक है। अगर बाहर का प्रेशर 760 नहीं है, ठीक है, कम ज्यादा है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं करेंगे। देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है कि बाहर का प्रेशर कितना हो 760 हो,
अब आते हैं एवापोरेशन। देखो बेटा, एवापोरेशन के बारे में कहा जाता है कि एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन ठंडक पैदा करती है, एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है। ठीक है, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, देखो बेटा जब लिक्विड को हम हीट देते हैं, ठीक है, तो जो लिक्विड है, जो हाई एनर्जी के मालिकों से वो स्केप हो जाते हैं। जो बेटा लिक्विड के सरफेस के ऊपर हाई एनर्जी के मालिकों से वो स्केप हो जाते हैं। और हाई एनर्जी के मालिक्यूल स्केप होने से क्या होता है, हाई एनर्जी के मालिक्यूल जब स्केप हो जाते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग मालिक्यूल्स हैं, जो रिमेनिंग मालिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने से टेम्परेचर गिर जाता है, और टेम्परेचर गिरने से कूलिंग होती है। ठीक है, जिसके इसलिए कहते हैं एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर हम देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी को देखें, अच्छा अब ये पॉइंट मैं लिख देता हूं। ये पॉइंट पहले लिखी नहीं थी, मैंने कहा लिख देता हूं, कभी कभी ये आ भी जाती है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे बाहर का प्रेशर कितना होता है, तो बेटा 760। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स की जो टेम्परेचर है वो है मेजरमेंट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो टेम्परेचर मेजरमेंट किसकी है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, एक होते हैं हाई एनर्जी वाले। बेटा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। तो ये मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिखता हूं बेटा, हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं। सपोज करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी 100 जूल है, एक मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी 60 जूल है, एक मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी 20 जूल है। मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी हैं, लोअर वाले भी हैं, इंटरमीडिएट एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल्स हैं। उन सबका सम है, उन सबका सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे बेटा, इनका अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज क्या निकलेगा इनका, 180 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो मुझे लगता है आएगा 60 जूल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 60 जूल है मॉलिक्यूल्स की। और टेम्परेचर मेजरमेंट है ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। बेटा टेम्परेचर किसकी मेजरमेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। अब एवापोरेशन के दौरान क्या होता है, एवापोरेशन के दौरान हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल स्केप हो जाते हैं। एवापोरेशन में क्या होगा, हाई एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप हो जाते हैं। देखो एवापोरेशन जब भी होगी तो हाई एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, जो लिक्विड के सरफेस पर है वो एवापोरेट हो जाएंगे। और जो बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स किस कौन से, 60 जूल वाले और 20 जूल वाले, ये रह जाते हैं। अगर उनको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो जवाब क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिखी, लाल सब एक जैसी नहीं, मतलब ये नहीं है कि कोई करेक्ट वैल्यूज हैं, समझाने के हवाले से। तो अब देखो बेटा एवापोरेशन में क्या हुआ, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल स्केप हो गए। हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल स्केप होने के बाद जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिमेनिंग जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनकी देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। इसका मतलब है रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनका टेम्परेचर भी गिरेगा। जब टेम्परेचर गिरेगा तो कूलिंग होगी, इसलिए कहते हैं एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। और मिट्टी के जो बर्तन हैं बेटा, मिट्टी के बर्तन उनके अंदर पानी ठंडा रहता है, एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस के तहत। देखो उसके अंदर भी यही होता है, एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर पोर्स होते हैं, मिलियंस पोर्स होते हैं। जब उसके अंदर पानी डालते हैं, नए मटके के अंदर पानी डालते हैं, तो उसकी देखो बाहर की साइड जो होती है, बाहर की वॉल्स, वो हर वक्त गीली होती है क्योंकि उसके अंदर एवापोरेशन का अमल जारी रहता है सारा दिन। जो हाई एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पोर्स में से एस्केप होते रहते हैं, और उनके एस्केप होने से जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स मटके के अंदर रह जाते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है
तो उनका टेम्परेचर भी गिरता है और कूलिंग होती है, पानी उसके अंदर ठंडा रहता है। इसलिए कहते हैं एवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है। एवापोरेशन से ठंडक होती है, क्योंकि हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल स्किप हो जाते हैं। हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल जब स्किप हो जाते हैं तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज कंडक्टिविटी कम हो जाती है, टेम्परेचर भी गिर जाता है। तो एवापोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स, देखो एवापोरेशन वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं। बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इनटू द गैस फेस, मतलब लिक्विड के सरफेस से एवापोरेट होकर किस में चले जाते हैं, गैस में। इट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ एनर्जी, इसको आप एनर्जी के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सरफेस, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी हाई है। हाई एनर्जी की वजह से वो क्या हो जाते हैं, जल्दी मॉलिक्यूल्स हुज काइनेटिक एनर्जी आर हाई, सरफेस के मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बेटा सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं और लिक्विड सरफेस से एवापोरेट हो जाते हैं और गैस फेस में चले जाते हैं। देयर एस्केप, उनके एस्केप होने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, उनके एस्केप होने से क्या हुआ, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स उनका टेम्परेचर गिरेगा। इसलिए कहते हैं एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन तो बेटा एवापोरेशन क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब एवापोरेशन डिपेंड किस पे करती है, एवापोरेशन डिपेंड किस पे करेगी बेटा, सरफेस एरिया पे। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। देखो बर्तन के अंदर पानी पड़ा होता है, वो जल्दी एवापोरेट नहीं होता। गिलास के अंदर पड़ा रहे, कप के अंदर, जब उसको फर्श पर गिरा देते हैं तो वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है, क्योंकि फर्श का सरफेस एरिया लार्जर है। लार्जर सरफेस एरिया की वजह से वहां पे रेट ऑफ एवापोरेशन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो एवापोरेशन डिपेंड किस पे करती है, सरफेस एरिया पे। जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मगर वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। आप समझें कि भाई एक कंटेनर है जिसका बड़ा सरफेस एरिया है और एक कंटेनर जिसका छोटा सरफेस एरिया है, वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा बेटा, वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा अगर टेम्परेचर सेम है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा। ऐसा नहीं कि कंटेनर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कोई बढ़ जाता है, एवापोरेशन का अमल बढ़ेगा, ठीक है बेटा। अगर कंटेनर बड़ा है तो एवापोरेशन उसके अंदर, रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो एवापोरेशन का अमल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो एवापोरेशन का अमल फास्ट होगा। जैसे 3 लिक्विड्स पड़े हैं, एक में डाइथाइल ईथर है, एक में इथाइल अल्कोहल है, एक में वाटर है, तो एवापोरेशन ज्यादा किसमें होगी बेटा, एवापोरेशन ज्यादा उसमें होगी जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इसका मतलब है एवापोरेशन डाइथाइल ईथर के अंदर ज्यादा होगी। सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पे एवापोरेशन का जो अमल होगा ज्यादा होगा डाइथाइल ईथर में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी उतना एवापोरेशन का अमल क्या होगा बेटा, तेज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी, थोड़ी हीट मिलने से वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाएंगे।
और जिनमें फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग है उनको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है एवापोरेट करने के लिए। तो बेटा एक तो सरफेस एरिया है, ठीक है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एवापोरेशन उतना फास्ट होगा। अच्छा दूसरी बात है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की, तो रेट ऑफ एवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, देखो पढ़कर देखो इसके अंदर कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब लिक्विड का एस्केप होना, लिक्विड का एवापोरेट होना, लिक्विड का एस्केप होना, उनकी जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। द लिक्विड विथ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जिन लिक्विड में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी उनका रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होगा। बेटा जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांगर है उनका रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा, वो स्लोली एवापोरेट होगी। जैसे हनी है, ठीक है, वहां पे पेट्रोल जल्दी एवापोरेट हो जाता है। अगर पानी को हम देखें, पानी को कंपेयर करें पेट्रोल के साथ, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर का जो रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वो स्लो होगा। मगर पेट्रोल का जो रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि पेट्रोल के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, नॉन पोलर फोर्सेस हैं, ठीक है, जो वीकर होती हैं, और पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो यही है, तो पेट्रोल को हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे। बेटा पेट्रोल को कहेंगे वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल का मतलब है ऐसे लिक्विड जो जल्दी एवापोरेट हो जाए। तो ईथर भी वोलेटाइल है, एसीटोन भी वोलेटाइल है, मिथाइल अल्कोहल भी अपनी जगह पे वोलेटाइल है। मगर जो अगर वोलेटाइल के हिसाब से कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा हमें। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा बेटा वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, उसके अंदर एवापोरेशन का अमल फास्ट होगा। अगर आपको कहा जाता है भी कौन सा लिक्विड में ज्यादा एवापोरेशन होगी या एवापोरेशन का अमल फास्ट होगा, वो आपको बॉइलिंग पॉइंट से पता चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंडिकेशन उसका कि किसमें फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग है, किसके अंदर वीक है। वाटर का 100 बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां डाइथल ईथर का 35 है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा किसके अंदर होगा, डाइथल ईथर के अंदर होगा, वोलेटाइल है, ठीक है। तो इस तरह बेटा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, रेट ऑफ एवापोरेशन को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। अट्रैक्शन है इसलिए वाटर जल्दी एवापोरेट नहीं होता, मगर पेट्रोल जल्दी एवापोरेट हो जाता है, क्विकली एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें जो वन डार वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीकर फोर्स होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीकर फोर्सेस हैं, इसलिए जल्दी एवापोरेट हो जाता है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ये भी जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है। तो इसका मतलब जिसमें वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। अब आते हैं टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेट ऑफ एवापोरेशन का। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस में चले जाएंगे। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा बात है वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कहता है इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पे होती है। अगर टेम्परेचर लो है तो इवेपोरेशन कम होगी, टेम्परेचर हाई है तो इवेपोरेशन का रेट हाई होगा। इसका मतलब है इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पे होती है। बेटा इवेपोरेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी होगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, 2 पे भी होगी, 3 पे भी होगी, मगर लो टेम्परेचर पे कम होगी और जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होगी। इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसलिए कहता है कि समर के सीजन के अंदर, गर्मी की सीजन जो होती है उसके अंदर कपड़े जो होते हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और वो कपड़े जो होते हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ये रोल किसका है बेटा? टेम्परेचर का है। और सर्दी की सीजन के अंदर इतनी जल्दी सूखते नहीं है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा स्लो होता है। अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। बेटा अभी जो चीजें पढ़कर आए थे तकरीबन सेम तो रिलेटेड है आपस में, क्योंकि जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, लिक्विड को हीट देने से इवेपोरेशन बढ़ती है और इवेपोरेशन बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। देखो जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो इवेपोरेशन का अमल बढ़ जाता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है और इवेपोरेशन बढ़ने से गैस बनेगी, वेपर्स बनेंगे और जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। कल मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी थी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। प्रेशर लगाता कौन है? वेपर्स लगाते हैं। व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज, जब वो इक्विलिब्रियम होते हैं लिक्विड फेज के साथ। अगर हम क्लोज ओपन कंटेनर लेते हैं, बेटा कंटेनर ओपन है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसको हीट देंगे तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। लिक्विड क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। कंटेनर बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, वो लिक्विड गैस में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन नहीं होगी इसके अंदर क्योंकि ओपन कंटेनर है। बेटा जब भी ओपन कंटेनर के अंदर लिक्विड को आप हीट देंगे तो सारे का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा, सबका सब लिक्विड क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। अगर क्लोज कंटेनर है, अगर कंटेनर क्लोज्ड है, क्लोज कंटेनर के अंदर जब हम लिक्विड को हीट देंगे, बेटा ये लिक्विड है, उसको हीट देंगे तो लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर्स में। किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर्स में। और वो जो वेपर्स होंगे आपस में कोलाइड होंगे, आपस में टकराएंगे, कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराएंगे, एनर्जी लूज करेंगे। एनर्जी लूज करने के बाद उनके अंदर कंडेंसेशन होगी, वो वापस लिक्विड को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। इसका मतलब है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम से एस्टेब्लिश होगी क्लोज कंटेनर के अंदर। बेटा जब क्लोज कंटेनर है तब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी। अब देखो लिक्विड, लिक्विड के अंदर इवेपोरेशन हुई है, वेपर में तब्दील हो गया, लिक्विड किस में तब्दील हो गया? वेपर्स में। और वो वेपर तो एस्केप हुई नहीं, ओपन कंटेनर में एस्केप हो जाएंगे, मगर क्लोज कंटेनर में वो जो वेपर से एस्केप नहीं होंगे, एनर्जी लूज करेंगे। एनर्जी क्या करेंगे? लूज करेंगे और वापस लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। और नतीजा क्या निकलेगा? दो अपोज प्रोसेस होंगी। बेटा दो अपोज प्रोसेस, एवापोरेशन भी होगी और कंडेंसेशन। देखिए जब भी को हम खाना पकाते हैं, चावल वगैरह, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, जब ढक्कन को उठाते हैं तो उसमें से देखो ड्रॉपलेट गिर रहे होते हैं। एक्चुअली वो क्या है? कंडेंसेशन है। वो जो वेपर्स थे वो कंडेंस हो गए हैं। तो इसका मतलब है जब भी हम लिक्विड को हीट देंगे क्लोज कंटेनर के अंदर, बेटा लिक्विड को हीट देंगे क्लोज कंटेनर के अंदर तो लिक्विड एवापोरेट होगा, लिक्विड वेपर्स में तब्दील होगा और जो वेपर्स बनेंगे वो एस्केप नहीं हो पाएंगे।
स्केप नहीं होंगे, एवापोरेट नहीं, मतलब बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि कंटेनर बंद है। वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करके वापस किसमें तब्दील हो जाएंगे, लिक्विड में। और नतीजा क्या निकलेगा, इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। बेटा दो अपोज प्रोसेस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम बनेगी, और इक्विलिब्रियम बनेगी, और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। देखो बेटा, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। प्रेशर एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब है लगाना, बाय वेपर्स, वेपर्स लगाते हैं व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड फेस, जब वो लिक्विड फेस के साथ इक्विलिब्रियम में, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एवोपोरेशन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ एवोपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब है जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवोपोरेशन का बल तेज होगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उस लिक्विड का वेपर प्रेशर लो होगा। तो याद कर लो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट से ही आपको पता चल जाएगा कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर लो है, जो आपको मैंने चार्ट पढ़ा रहा था। ठीक है, बेटा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। प्रेशर कौन लगा रहा है, वेपर्स लगा रहे हैं, वेन they are in equilibrium with लिक्विड फेस। जब वो इक्विलिब्रियम होते हैं किसके साथ, लिक्विड फेस के साथ, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, और ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बेटा अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस लिक्विड में फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उसका वेपर प्रेशर लो होगा। या बॉइलिंग पॉइंट से भी आपको अंदाजा हो जाएगा, जिस लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वेपर प्रेशर लो। ठीक है, अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो बेटा वेपर प्रेशर लो होगा। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका वेपर प्रेशर लो होता है। और जो डाईथर ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 35 है तो उसका वेपर प्रेशर हाई है। ठीक है, तो कहता है इन द ओपन कंटेनर, जब कंटेनर आपने ओपन लिया है तो एवापोरेशन कंटिन्यूस, एवापोरेशन कंटिन्यूस जारी रहेगी जब तक लिक्विड एवापोरेट ना हो जाए। लिक्विड जो है पूरे का पूरा गैस में चला जाए। मतलब अगर कंटेनर ओपन है और हीट देते जाएंगे तो एवापोरेशन होती जाएगी और कंप्लीटली लिक्विड एवापोरेट हो जाएगा, कंप्लीटली लिक्विड एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, और कंटेनर बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। इन द क्लोज कंटेनर, जब कंटेनर क्लोज है तो फिर क्या होगा, जो वेपर्स होंगे वो एस्केप नहीं हो पाएंगे। बेटा वेपर्स एस्केप नहीं होंगे, कंटेनर बंद है। और जब वेपर्स आपस में कोलाइड होंगे, कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड होंगे, एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करने के बाद उनके अंदर क्या होगा, वो वापस लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। एवापोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, एवापोरेशन इन्वॉल्व द मॉलिक्यूल्स लीविंग द लिक्विड। जाहिर एवापोरेशन में जो एवापोरेशन तब होगी जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे लिक्विड को लीव करके गैस में चले जाएंगे। बेटा लिक्विड को लीव करके किस में चले जाएंगे, गैस में चले जाएंगे। और कंडेंसेशन में क्या होगा,
जो वेपर्स होंगे वो वापस लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे और उनमें फाइनली एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर, जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। अब उसके बाद है फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द वेपर प्रेशर, के कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और वेपर प्रेशर बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, और वेपर प्रेशर से टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, 23 टार होगा, बस, अमाउंट भले कितना भी हो। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा, 23 टार होगा, अमाउंट भले कितना भी हो। अगर अमाउंट 1 kg हो, 2 kg, 3 kg, 4 kg, आपको कहा जाता है भाई 4 कंटेनर हैं, इनके अमाउंट अलग अलग हैं, इनके अमाउंट क्या है, अलग अलग हैं, टेम्परेचर सेम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा। बेटा वेपर प्रेशर सेम होगा सबका, क्योंकि टेम्परेचर सेम है सबका, क्योंकि वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा, वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। अमाउंट भले कितना भी हो, वेपर प्रेशर सेम रहेगा अगर टेम्परेचर सेम है। 1 kg कंटेनर का भी वही पे वेपर प्रेशर होगा, 2 कंटेनर का, 3 कंटेनर का, मतलब 1 kg का कंटेनर हो, 2 kg का हो, 3 kg का हो, 10 kg का हो या 100 kg का कंटेनर हो, सबका टेम्परेचर बराबर है तो सबका वॉल्यूम भी क्या होगा, सबका वेपर प्रेशर भी बराबर होगा। अगर एक कंटेनर बड़ी साइज का है, एक कंटेनर छोटी साइज का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा। तो याद कर लो, कंटेनर की साइज बढ़ाने से वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लिक्विड के अमाउंट बढ़ाने से वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एवापोरेशन का अमल बढ़ेगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो याद कर लो कि कुछ बच्चों के कंसेप्ट के हवाले से ये होता है कि भाई कंटेनर हमने बड़ा ले लिया है तो बड़े कंटेनर के हवाले से कोई वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बेटा वेपर प्रेशर सेम रहेगा और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ऐसे तो अगर समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा कितना पानी मौजूद है, ठीक है, मगर वो एवापोरेट नहीं होता इतना, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। गर्मी के सीजन में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अंदर एवापोरेशन का अमल तेज हो जाता है। अच्छा, तो एक डिपेंड करता है इंटरवल का अट्रैक्शन पे और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बेटा एक अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, दूसरा डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पे। अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है जिस लिक्विड में भी तो उसका वेपर प्रेशर लो होगा। अगर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर लो होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। अब इसकी मिसाल देखो, वही वाटर की है, वाटर, अल्कोहल और ईथर। तो वाटर में फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर किसी लिक्विड में वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन है तो उसका वेपर प्रेशर वाटर से भी लो होगा, जैसे हनी है या और कोई लिक्विड, ठीक है, जिसमें फोर्स अट्रैक्शन वाटर से भी स्ट्रॉन्गर है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वाटर से भी लो हो जाएगा। जैसे पैराफिन ऑयल है बेटा, पैराफिन जो ऑयल होता है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट में हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड का, जब हम बॉइलिंग पॉइंट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पैराफिन ऑयल डालते हैं, पैराफिन ऑयल के अंदर रखते हैं इसको, ठीक है। तो पैराफिन ऑयल जल्दी नहीं पड़ता है, वाटर नहीं यूज करते, वहां वाटर नहीं यूज करते हैं, वहां पे पैराफिन हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होता है, मालूम करना होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। तो पैराफिन जो ऑयल है वो जल्दी एवापोरेट नहीं होता। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरवल कंट्रेक्शन। बेटा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरवल कंट्रेक्शन। अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर लो होगा,
अगर अट्रैक्शन वीक है जिस लिक्विड में, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन का अमल बढ़ेगा, और एवापोरेशन का अमल बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़कर जब आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल होना शुरू करेगा। लिक्विड के सरफेस पर बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, मतलब वो निशानी है कि लिक्विड बॉयल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बेटा ये फिगर जो आपको पहले समझाई थी आपको, अब देखो ये फिगर बुक में भी बनी हुई 118 पेज पर। इसमें आप देख सकते हो, अगर हम बराबर टेम्परेचर लें, बराबर टेम्परेचर दें, ठीक है, तो वाटर का ये वेपर प्रेशर, अल्कोहल का ये, और देखो ईथर का बॉयल वेपर प्रेशर ये होगा 760 हो गया। बेटा देखो अगर सपोज करते हैं सेम टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर सेम है, इस पे देखो ये निशानी किसकी है, ये वाटर है, ये वाटर का वेपर प्रेशर, ये अल्कोहल का वेपर प्रेशर, और ये ईथर का। तो देखो ज्यादा किसका हो गया बेटा, सेम टेम्परेचर पे। अगर सबको सेम टेम्परेचर पे रखें, तीनों लिक्विड को सेम टेम्परेचर पे रखें, तो सेम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर बहुत लो होगा, अल्कोहल का ज्यादा होगा थोड़ा कुछ उसके मुकाबले में, ईथर का सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट को देख लो, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं बेटा ये 34, 78 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वाटर का कम होगा वेपर प्रेशर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाई है इसका। तो यहाँ पे बेटा टेम्परेचर की बात की गई है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कहता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एवापोरेशन का अमल तेज हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये वैल्यूज हैं याद करनी पड़ेंगी। कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, वाटर का कितना वेपर प्रेशर है 4.6 मिलीमीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 4.6 है। 100 पे क्या हो गया 760 हो गया। बेटा वाटर का जो वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 4.6 है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 760 हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्व बनी हुई है इसकी, देखो ये कर्व है, देखो। अच्छा, तो अब देखो इसमें कर्व में ये देखो कि जब टेम्परेचर लो था तो वेपर प्रेशर में इतना इजाफा नहीं हुआ, वेपर प्रेशर इतना नहीं बढ़ता है, मगर हाई टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। मतलब सपोज करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर इतना है 80 पे, 100 पे देखो कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब इतना इजाफा हुआ है इसके अंदर, इतना बड़ा जंप आया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा कितना हुआ है, देखो ये इजाफा हुआ है तकरीबन, अगर हम देखें तो ये कितना होगा तकरीबन राउंड अबाउट 400 से भी कम है, 400 से भी कम है, 400 से कम था, वो कहां तक पहुंच गया 760 तक, सिर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, शुरुआत के 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना इजाफा हुआ है, शुरुआत के 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब है 20 से अगर हम 40 तक का इजाफा कंपेयर करें, 20 से 40 इजाफा हुआ ही नहीं इतना, बिल्कुल ही, ये तो यहां तक इजाफा हुआ है, समझे, ये कितना कम होगा, ये 0, और 0 से कितना होगा इजाफा, इतना इजाफा नहीं हुआ बेटा। 20 डिग्री 17 टार का हुआ होगा, 17 मुझे लगता है, और 20 से 40 तक अगर इजाफा हुआ होगा वो 17 या 20 टार का इजाफा हुआ होगा, या 25 टार का इजाफा होगा। ठीक है, मगर जो लास्ट के 20 डिग्री सेंटीग्रेड है 80 से 100 तक, 80 से 100 तक इजाफा कितना हुआ है, अगर चलो 300 से ये वैल्यू कम है और ये 760 तक पहुंच जाती है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो आखिर वाले हैं उसमें इजाफा ज्यादा हुआ है। अगर हम शुरू वाले, अच्छा आखिर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड को देखेंगे तो भी इजाफा ज्यादा हुआ है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 है, 95 पे 634 है, 634 से या 640 से, मतलब 34 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 634 था, और वो बढ़कर 760 हो गया,
100 पे, मतलब सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड कितना इजाफा हुआ है। इसका मतलब है जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, तो इवापोरेशन का अमल में बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है। शुरू में इतनी तेजी नहीं होती, वेपर प्रेशर में शुरुआत में इतनी तेजी नहीं होती है जितनी आखिरी वाले टाइम पे होती है, मतलब लास्ट वाले टेम्परेचर पे ज्यादा इजाफा हो जाता है। मतलब आखिरी लास्ट वाली जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर होता है ना, उसमें वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। और अगर वो इजाफा हम शुरू वाले टेम्परेचर में देखें, डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का और आखिर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड का देखेंगे तो वो बराबर नहीं होगा। तो लास्ट के जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इजाफा होता है वो बहुत लार्ज होता है। इसके अंदर भी ये बात की गई होगी। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ डाईथर ईथर, डाईथर ईथर का बेटा, डाईथर ईथर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना 185, मतलब डाईथर ईथर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 185 है, और वहां वाटर का कितना है 0 डिग्री 4.6, वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर 4.6 और ईथर का है 185, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इथेनॉल का कितना है 0 डिग्री 12 मिलीमीटर, और वाटर से फिर भी ज्यादा हो गया, क्योंकि ईथर नॉन पोलर है बेटा। ईथर क्या है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस होती हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो वीकर हैं। जब उसको हम हीट देते हैं तो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जबकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अल्कोहल का भी हाई है, वाटर का भी है, मगर वाटर का उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, वेपर प्रेशर लो हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है और वेपर प्रेशर लो हो जाता है, अटेंशन स्ट्रॉन्गर है। आगे क्या कहता है, कहते हैं ऑब्जर्व इन द कर्व, ये तीन जो कर्व है इसको अगर हम देखें तो वाटर ईथर बॉयल होता है 35 पे, इथेनॉल बॉयल होता है 78 पे, और वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब उसके बाद जो दो टॉपिक हैं बेटा, विस्कोसिटी है और सरफेस टेंशन, ये दोनों सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, मगर विस्कोसिटी के बारे में बता देता हूं आपको कि लिक्विड का जो लिक्विड फ्लो करता है उसके फ्लो में रुकावट होती है, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्लो में रुकावट है, लिक्विड के जो लिक्विड फ्लो करता है लेयर्स की सूरत में। ठीक है, तो लेयर्स जो होते हैं उनमें एक किस्म की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो लेयर्स को क्या करती है, रोकती है फ्लो करने से। ठीक है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के दरमियान, जितनी स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना लिक्विड स्लोली मूव करेगा और उतनी इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। विस्कोसिटी डिपेंड किस पे करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। विस्कोसिटी को मेजर करते हैं पॉइस से बेटा, इसका यूनिट पॉइस भी है, मिली पॉइस भी होता है, सेंटी पॉइस भी होता है। इसके अलावा इसका और यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर है, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर इसका यूनिट होता है। विस्कोसिटी डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरा विस्कोसिटी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के साइज और शेप पे। अगर मॉलिक्यूल का साइज लार्जर है, अगर मॉलिक्यूल का साइज लार्जर है और शेप इरेगुलर है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर लो होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। जैसे हनी है, उसकी विस्कोसिटी हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, लो हो जाती है, या गर्मी की सीजन के अंदर उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और सर्दी की सीजन के अंदर उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा विस्कस बन जाती है। ठीक है, एक्चुअली रोल किसका टेम्परेचर का है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ रोटेशन वीक हो जाती है, और फोर्स ऑफ रोटेशन वीक होगी तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, विस्कोसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली है और फोर्स ऑफ रोटेशन के क्या है, डायरेक्टली है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ रोटेशन होगी उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूल का साइज लार्जर है और शेप इरेगुलर है तो लार्जर साइज वाले मॉलिक्यूल जितने स्लोली मूव करते हैं, इसका मतलब है जो लिक्विड स्लोली मूव करेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और जो लिक्विड फास्टली मूव करता है उसकी विस्कोसिटी कम होगी। अच्छा, अब उसका रिस्पांसिबल कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लिक्विड की विस्कोसिटी के रिस्पांसिबल है। विस्कोसिटी को मेजर करते हैं विस्कोमीटर से। अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो सिंध के सिलेबस में दिया गया है उसके अंदर देखो कंपेयर करते हैं तो ग्लिसरीन जो है वो मोर विस्कस है बेटा, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा है, और एसीटोन की विस्कोसिटी कम है, क्योंकि एसीटोन नॉन पोलर है, उनमें डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है।
एसीटोन की, कीटोन की। तो जो भी मतलब ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, एसीटोन है, ईथर है, ठीक है, इनकी विस्कोसिटी बेटा लेस होती है। वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, मगर उतनी ज्यादा नहीं है अगर जितनी ग्लिसरीन की है, ठीक है, अगर वैल्यू को हम देखेंगे तो। अच्छा, उसके बाद है सरफेस टेंशन। देखो बेटा, सरफेस टेंशन में ये होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन, ये देखो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे, मतलब जो मॉलिक्यूल सेंटर में है, उनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि इसको जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने लेफ्ट की साइड उतने राइट की साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो सेंटर पे मॉलिक्यूल जितने भी है इनके ऊपर बेटा नेट फोर्स जीरो है। मगर जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, ये इन पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इनको जो भी फोर्स है वो डाउनवर्ड है बेटा। इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स ऊपर कोई नहीं है। जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इनको जो भी फोर्स है वो क्या है? एक करती है डाउनवर्ड। ये जो डाउनवर्ड पुल है बेटा सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जो नीचे की तरफ खींचा हुआ है, ठीक है, इस डाउनवर्ड पुल जो होता है ये सरफेस में टेंशन पैदा कर देती है, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा। फोर्स लगती है पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स लगेगी सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, डाउनवर्ड चले जाते हैं, ठीक है। तो यह फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया, या एनर्जी होती है जो पूरे एरिया को रिड्यूस कर देती है, पूरे एरिया को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। और जो लिक्विड का शेप है वो स्फेरिकल बन जाता है। लिक्विड का शेप क्या बन जाता है? स्फेरिकल बन जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। और लिक्विड का जो सरफेस, ऊपर वाला सरफेस है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, उनको नीचे की तरफ खिंचा होता है, जिसलिए ऊपर वाला जो सरफेस है थोड़ा हार्ड हो जाता है। जो लिक्विड का ऊपर वाला सरफेस है थोड़ा क्या हो जाता है बेटा? हार्ड हो जाता है। किसकी वजह से? डाउनवर्ड पुल की वजह से। इसलिए ऊपर देखो जो छोटे जीत वगैरह होते हैं या ऐसी जो हल्की चीजें होती हैं वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, क्योंकि पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए वो चीजें ऊपर उसके ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, नीचे डूबती नहीं है उसके अंदर, ठीक है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस जो है वो स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, थोड़ा हार्ड हो गया। तो सरफेस टेंशन बेटा कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। अब देखो मरकरी की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि मरकरी के अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होती है। मरकरी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होती है, जिसकी वजह से मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा है। मरकरी के बाद अगर हम देखेंगे तो जो चार्ट दिया गया उसमें वाटर की ज्यादा है, वाटर की सबसे ज्यादा है बाकियों से, मतलब बेंजीन से भी ज्यादा है, क्लोरोफॉर्म से भी ज्यादा है, इथाइल अल्कोहल से भी ज्यादा है, एसीटोन से भी ज्यादा है, क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस टेंशन वाटर की क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं फोर्स टेंशन वीक हो जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा बात होती है, एक होता है सर्फेक्टेंट, जैसे जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, शैम्पू होता है, जब ये पानी के अंदर डाल देते हैं हम पानी के अंदर, तो ये पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिनको कहते हैं सर्फेक्टेंट। तो बेटा सर्फेक्टेंट क्या कर देते हैं? सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे वॉशिंग लिक्विड होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, शैम्पू होता है, ये चीजें सरफेस टेंशन को, वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देती हैं, इनको सर्फेक्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, लिक्विड जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज होता है बेटा। लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होता है? स्मॉल जो ट्यूब होती है उसके अंदर राइज होता है, जिसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो कभी कभी इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, भाई कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है? लिक्विड का स्फेरिकल शेप क्यों है? तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं स्टाल्गमोमीटर से, और विस्कोसिटी को मेजर करते हैं विस्कोमीटर से, ठीक है। सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर,
न्यूटन पर मीटर, या एनर्जी पर यूनिट एरिया का मतलब है जूल पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, या होगा अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो ये पढ़ने नहीं है टॉपिक, वैसे थोड़ा कुछ, ठीक है, इसको ओवरव्यू दे रहा था मैं आपको। बाकी एक टॉपिक रहता है एनोमल्स बिहेवियर ऑफ द, ठीक है, वाटर, वाटर का एनोमल्स बिहेवियर।